Have a good day to all of you. Today I am going to start सेंट डिग्री पेपर, फाइनल पेपर 2023-24 का मैं कराने जा रहा हूँ. तो बिना टाइम गवाए हम सीधे क्वेश्चन ही स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन तो बाद में भी होता रहेगा. तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर नॉट मैच्ड. ये एमसीक्यू दे रखा है. ऑप्शन ए वर्क एंड टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट. तो हमें ये बताना है कौन मैच नहीं कर रहा डायमेंशनली. तो डायमेंशनली कौन सा पार्ट मैच नहीं कर रहा. अच्छा, एक और चीज, मैंने कहीं कहीं ना शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चंस लिख दिए हैं आपका टाइम बचाने के लिए, ताकि ये जल्दी से जल्दी पेपर सॉल्व हो जाए. तो यहाँ पर ये डायमेंशनली था कि डायमेंशनली हमें क्वांटिटी मैच करनी है. तो फटाफट देखते हैं, हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा इसमें. अगर वर्क की बात करते हैं तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. और अगर टॉर्क की बात करें तो टॉर्क का भी फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो डायमेंशनली ये दोनों एक ही होंगे, क्योंकि यहाँ फोर्स भी आ गया और डिस्प्लेसमेंट भी आ गया. तो ये तो हमारे लिए ऑप्शन है नहीं, क्योंकि ये मैच हो रहा है. हमें वो चाहिए जो मैच नहीं होगा. एंगुलर मोमेंटम पर आते हैं. एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वी इंटू आर, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस. अगर हम यहाँ पे इसकी यूनिट देखें तो मास होगा kg, वेलोसिटी होगी मीटर पर सेकेंड और ये होगा मीटर. तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आया. नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट. तो प्लैंक कांस्टेंट कहां से लेते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू, है ना. न्यू हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, H मेरा प्लैंक कांस्टेंट होता है. एनर्जी कोई सी भी ले लो, वेदर इट विल बी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. तो हाफ mv स्क्वायर लगाते हैं. तो हाफ की तो कोई यूनिट होती नहीं, मास होता है kg और mv स्क्वायर मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ h और फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, सेकेंड. तो आप देखेंगे kg इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, है ना. तो सेकेंड से सेकेंड कट गया. टाइम की थोड़ी कमी है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करूंगा इस पेपर को, क्योंकि फुल सिलेबस के पेपर हैं. तो इसमें हम ज़्यादा बातें करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि एग्जाम टाइम है ना. आपके पास भी समय कीमती है और सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं. तो आप देखेंगे kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, वहां पे भी वही आ रहा था एंगुलर मोमेंटम में, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स. इसका मतलब ये दोनों भी सेम है. तो ये भी हमारे काम का नहीं है. फिर अगले पार्ट पर आते हैं, टेंशन एंड सरफेस टेंशन. ये पकड़ में आ गया, यही होगा हमारा आंसर. कैसे, देखो बेसिक फॉर्मूले तो हमें याद ही होने चाहिए. टेंशन किसकी टाइप होती है, एक तरीके की फोर्स की टाइप होती है. लेकिन जो सरफेस टेंशन किसकी टाइप होती है, सरफेस टेंशन में पढ़ा था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ इंटरफेस, और इसमें ये सिग्मा जो होता था ये सिंबल होता था सरफेस टेंशन का. तो फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ हमारे पास सरफेस टेंशन निकल कर आएगी, जो कि टेंशन सिर्फ फोर्स होती है, बट सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है. तो जिस वजह से यही ऑप्शन हमारा माना जाएगा, क्योंकि ये डायमेंशनली बराबर नहीं होगा. बाकी चलो इंपल्स भी देख ही लेते हैं. जब इंपल्स का फॉर्मूला होता है बहुत बड़ा फोर्स बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में लगे. जैसे आप स्कूलों की क्लासेस में कुछ बच्चे होते हैं ना, बैक बेंचर्स ले लो या कुछ शरारती तत्व ले लो, वो रुमाल को यूं करते हैं और एकदम से किसी को भी मारते हैं और पीछे खींच लेते हैं. बहुत तेजी से उन्होंने फोर्स लगाया, बहुत छोटे टाइम इंटरवल में लगाया. तो वो जो फोर्स लगा रहे हैं रुमाल को रोल करके और एकदम से मारते हैं और पीछे खींचते हैं, तो वो एक इंपल्स ही कहलाता है. कराटे प्लेयर भी वही काम करते हैं, जो ईंट मारते हैं, ईंटों पे अपना हाथ मारते हैं, बहुत लार्ज फोर्स और एकदम से हाथ को पीछे खींचना, मतलब एक छोटे से टाइम इंटरवल में हाथ को पीछे खींच लेना इंपल्स होता है. तो फोर्स इनटू टाइम, बहुत बड़ा फोर्स जब बहुत छोटे से टाइम में लगता है उसको इंपल्स बोलते हैं. तो फोर्स हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन, kg, एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इनटू में सेकेंड. तो यहां पर देखिए kg एक सेकेंड से एक सेकेंड कट गया, मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, है ना. अब लीनियर मोमेंटम देख लो, वो तो सबको याद ही होगा, मास इंटू वेलोसिटी होता है. तो मास इंटू में मीटर पर सेकेंड, दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब हमारा ऑप्शन सी ही करेक्ट था, है ना. तो अब आगे बढ़ते हैं. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं. मैं कैमरा थोड़ा टिल्ट कर देता हूं. सुनाओ, अगला क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं. Question number 2, the temperature of water at the bottom of the lake whose upper surface has frozen to the ice would be around. अच्छा क्वेश्चन है. इसके लिए मैं पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूं. इसमें एक प्रॉपर्टी होती है
जिसको बोलते हैं वाटर की प्रॉपर्टी, एनामलस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, ऐसा एक नाम था। एनामलस का मतलब होता है बेतुका, है ना, या बेढंग, मतलब कुछ अलग से जो बिहेव करे उसे एनामलस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर बोलते हैं। ये क्वेश्चन से हटकर है, ठीक है, अभी मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये हो गया डेंसिटी और ये हो गया टेम्परेचर का ग्राफ, डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर। जैसे भगवान शंकर का शिवलिंग होता है ना, वैसा ये ग्राफ बनता है, पानी का ही ग्राफ है ना, बहुत चमत्कारी पदार्थ होता है ये पानी। कैसे टेम्परेचर के साथ अपनी डेंसिटी को बदलता है, मतलब अपने भारीपन को बदलता है। तो हम देखते हैं कि जो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, अगर 4 डिग्री से छोटा, मतलब 4 डिग्री से कम तापमान अगर आप लेके जाते हैं तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है, और अगर 4 डिग्री से आगे ले जाते हैं तो पानी की डेंसिटी फिर से कम हो जाती है। लेकिन एग्जैक्ट 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी सबसे ज्यादा भारी हो जाता है, और उसकी वैल्यू होती है 1000 केजी पर मीटर की क्यूब, जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते भी थे कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000, मतलब 1000 केजी पर मीटर की क्यूब। इसका मतलब सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे पानी सबसे भारी होता है। अब मेरी बात यहां पे ध्यान से समझना कि जो भी टेम्परेचर है पानी का, बॉटम ऑफ लेक पूछा है, तो जब कभी भी आप गंगा स्नान करने गए होंगे या किसी भी स्विमिंग पूल में भी, जो ज्यादा डेप्थ वाले स्विमिंग पूल होते हैं, उसमें अगर आप देखें तो आपको बस शुरुआती दौर में ठंड लगती है। जैसे आप उसमें उतर जाते हैं, बॉटम पर आपके पैर होते हैं, तो आपको ठंड का अभाव नहीं होता, मतलब ठंड नहीं लगती है आपको, ठंड का आभास ही नहीं होता, मतलब नीचे का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है। इसका मतलब वहां पे डेंसिटी पानी की सबसे ज्यादा हाई रहती है, क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट तो ऊपर ही रहेगा, है ना, टॉप सरफेस पे रहेगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस वहां पे नीचे बॉटम ऑफ द लेक पर मुझे पार्ट मिलेगा, ठीक है। तो आंसर सीधे 4 डिग्री सेल्सियस हो जाना था। सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब मैं बढ़ने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, मैं कैमरा फिर से टिल्ट कर रहा हूं, एक बार नीचे डाउन ले आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एसएचएम से रिलेटेड आया हुआ है। तो एसएचएम से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम दोबारा एक बार देखते हैं कि एसएचएम होता क्या है ना। तो जस्ट वेट अ मिनट, जल्दी बैठ। सो नाउ अब हम एसएचएम की तरफ देख रहे हैं। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। एसएचएम में हमने क्या देखा था कि कोई भी एक पेंडुलम होता है, और उस पेंडुलम में 2 तो एक्सट्रीम पॉइंट होते थे, ये पढ़ते थे हम लोग, और एक होता था मेन पॉइंट। रिकॉर्डिंग चल रही है, आप कर लो तभी स्टार्ट करेंगे, देखो एडिटिंग में उतना ही टाइम। एक दिन कॉल होने ना मेरा अभी आया बिल्कुल, या पहले ही आ रहा था? ठीक, दोबारा शूट करते हैं, चलो। वीडियो रुक गई क्या? नहीं सर, नहीं चल रही। चलिए स्टार्ट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इज ट्रू, ये हमें बताना है। तो आपने एसएचएम पढ़ा होगा कि यहाँ जब पेंडुलम अपनी एक्सट्रीम पॉइंट पे जाता है, एक मीन पर आता है और फिर एक्सट्रीम पर जाता है, तो अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते थे, इसे मानते थे मीन पोजीशन, इसे मानते थे एक्सट्रीम पोजीशन, और इसको भी मान लेते थे एक्सट्रीम पोजीशन, तो हम क्या देखते थे कि जो भी मेरा पेंडुलम है ना, उस पे एक्सेलरेशन को मैं क्या बोलता था? धक्का लगना, है ना। जितना ज्यादा धक्का लगेगा एक्सेलरेशन, उसी को बोला जाएगा। तो मैं एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। तो लेट सपोज ये आप कैमरे में देख पा रहे होंगे, ये मैंने ले लिया पेंडुलम, ठीक है। पेंडुलम दिख रहा है सबको? शिवाक्षी कैमरा चेक कर लो, दिख रहा है? अब यहाँ पे देखो, ये मेन पोजीशन पर है। अगर मैं इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के यहाँ से हिला देता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं इसकी एक्सट्रीम पोजीशन 2 आ रही हैं, और बीच में जो पोजीशन है वहाँ पे इसकी सबसे ज़्यादा रफ्तार है, उसे मीन पोजीशन बोलेंगे। लेकिन जब मैंने इसे एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ पे लिया था, तो इस पर एक्सेलरेशन किधर लगेगा? नीचे की तरफ। और जब ये वहाँ गया होगा तो वहाँ से भी कहाँ लगेगा? फिर नीचे की तरफ। तो एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा यहाँ होगा, और जैसे जैसे पेंडुलम नीचे जाएगा तो यहाँ एक्सेलरेशन कम हो गया, लेकिन वेलोसिटी सबसे ज़्यादा थी, है ना। सबसे ज़्यादा वेलोसिटी मीन पोजीशन पर है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी सबसे कम है, वेलोसिटी 0 है, लेकिन एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि धक्का लगना है, धक्के को ही एक्सेलरेशन बोलना है, मतलब सबसे ज़्यादा धक्का लगने की टेंडेंसी यहाँ है। और यहाँ पे तो मीन पोजीशन पे तो कोई धक्का नहीं मार रहा इसे, तो एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे 0 हो जाता है।
तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, ऐसी उस तरफ रहेगा, है ना। तो ये एसएचएम का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। अब इसी में मैं दोबारा आपके सामने वही चीज रखना चाहता हूं कि ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन, यहां पर जाके पेंडुलम रुकता है तो वेलोसिटी जीरो हो जाती है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम। यहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, एक्सेलरेशन जीरो। और फिर यहां पर भी हम सेम वेलोसिटी जीरो हो जाती है और एक्सेलरेशन मैक्सिमम। तो अब ऑप्शंस पे आते हैं। आई होप अब आप जल्दी से इस पार्ट को कर पाएंगे। इसने बोला जब वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो क्या एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा? हो ही नहीं सकता, किसी भी तीनों कंडीशन में नहीं है। क्या जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो क्या वेलोसिटी की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं? ऐसा भी कभी भी पॉसिबल नहीं है। जब वेलोसिटी जीरो होगी तो क्या एक्सेलरेशन भी जीरो हो सकता है? ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो क्या एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जो कि मीन पोजीशन पर है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। जस्ट वेट अ मिनट, मैं कैमरे को फिर से टिल्ट कर रहा हूं और मैंने पहले से ही ये क्वेश्चन नोट डाउन कर रखे हैं ताकि आप लोगों का टाइम बचे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप विस्कस फोर्स देख रहे होंगे ना। तो विस्कस फोर्स लिखा हुआ है, तो विस्कस फोर्स किस तरीके से काम करता है वो देखते हैं। सो नाउ विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? फोर्स पर यूनिट एरिया म्यू टाइम्स ऑफ वेलोसिटी अपॉन हाइट। अब ये बोलता है ये वाला विस्कस फोर्स होगा मेरा, ये किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं एरिया को भी वहां ले जाऊं तो ये फॉर्मूला बनेगा। तो विस्कस फोर्स मेरा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, ये मेरी वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, ये मेरे एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है और ये मेरी हाइट पे भी डिपेंड कर रहा है। तो देखेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट v अपॉन h होता है। कितनी वेलोसिटी कितने हाइट के हिसाब से वेरी हो रही है उसी को वेलोसिटी ग्रेडियंट बोला जाता है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट पर ये फोर्स डिपेंड कर रहा है, तो ये वाला पार्ट भी हमारा सही है। एरिया ऑफ प्लेट पे भी डिपेंड कर रहा है, तो ये भी सही है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, तो ये भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल का है। बेसिक पार्ट यहां पे पूछे गए हैं। तो मैं साइड वाला क्वेश्चन रब कर देता हूं। अब देखना, क्वेश्चन नंबर 5 में पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल का पार्ट पूछा गया है। यहां होती है एक्स एक्सिस, यहां होती है वाई एक्सिस। कोई भी बॉल आप एक्यूट एंगल से अगर उछालते थे तो वो जो ट्रेजेक्ट्री बनाती थी वो ट्रेजेक्ट्री ही पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री होती थी। ये यू है और ये थीटा है ना। फिर हम इस इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट कर देते थे। तो हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा होती थी और वर्टिकल हमारी यू साइन थीटा होती थी। ऐसी पॉइंट आगे चलता हुआ जाता था, लेकिन उन्होंने बोला है टॉप। तो द अपर मोस्ट पॉइंट यहां पर है, तो यहां इससे ऊपर तो बॉल जा नहीं रही, तो ये वाला जो वर्टिकल कंपोनेंट है जीरो हो गया और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बस मेंटेन रहेगा, क्योंकि बॉल आगे तो जा रही है लेकिन ऊपर नहीं जा रही। तो ये तो हो गई वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल। दूसरा इसने बोला है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताओ। अगर बॉल टॉप पर है तो वो गिरेगी कहां? उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज टुवर्ड्स द अर्थ क्रस्ट होगा। तो ग्रेविटी हमेशा टुवर्ड्स द अर्थ क्रस्ट लगती है, तो जी नीचे जाएगा। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री का। यही पूछा था, आंसर खत्म। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैं कैमरा एडजस्ट कर रहा हूं अगेन। So now the next question is, an object moving with a speed of next question is an object moving with a speed of 6.25 meter per second deaccelerating at a rate. तो deaccelerating at a rate of dv upon dt। अच्छा, आप लोगों के पेपर में dv upon dx लिखा हुआ है ना, वहां करेक्शन है dv upon dt होगा वो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन मत रखना। क्वेश्चन पेपर भी मैं पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। तो dv upon dt -2.5 अंडर रूट v।
सो v एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। वो बोलते हैं जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ जाता है देन व्हाट विल हैपन। तो एक चीज नोट करने वाली है कि स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट की स्पीड को हमें 0 लेना पड़ेगा और फाइनल में उसने रेस्ट बोला है। सो इनिशियल कुछ होगा, फाइनल रेस्ट होगा, सॉरी। तो रेस्ट पे आ गया फाइनल, तो v 0 होगा और u की वैल्यू हमें यहां पर दे रखी है 6.25, है ना। नाउ dv अपॉन dt पे काम करते हैं। तो dv अपॉन dt माइनस 2.5 रूट v, dv को यहीं पे रखेंगे, dt को देश निकाला दे देंगे, मतलब बाहर इधर ले गए, और रूट v को फिर यहां ले लेंगे। तो dv अपॉन में रूट v हो जाएगा माइनस 2.5 इंटू में dt। अब दोनों साइड कर देंगे इंटीग्रेशन। यहां पे देखें तो 6.25 से स्टार्ट कर रहा है, 0 पे जा रहा है। फिर यहां पर देखेंगे ये टाइम है और ये 0 पे जा रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ इंटीग्रेशन में v की पावर -1/2 है ना, ये रूट v है तो ऊपर चला जाएगा। यहाँ कैलकुलेशन कर दे रहा हूं और इसके इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो -1/2 + 1 -1/2 + 1, एक में से आधा गया, आधा नीचे भी आधा, तो ये ट्वाइस ऑफ रूट v आ जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ रूट v। अब यहां 0 और यहां लगाएंगे लिमिट, -2.5 dt का हो जाएगा t, और यहां पे भी लिमिट लगा देंगे 0 से t। हमें टाइम निकालना था और मैं आशा करता हूं कि कैलकुलेशन सपोर्ट आप दे पाएंगे। कुछ बच्चों को नहीं दिखा था ये, और नीचे ले आता हूं कैमरा, अब दिखेगा। तो आप देखेंगे ट्वाइस ऑफ 0, फिर अंडर रूट में 6.25 माइनस में 2.5, 0 से t, ये बनेगा। अब यह टाइम की वैल्यू निकालनी है, तो देखो कैलकुलेशन कर लेंगे। आई होप इतना मैं समझ सकता हूं कि इतना तो आप कर पाएंगे। 25 बन जाएगा और ये 10 बन जाएगा। कर ही दी, मैं नहीं करती कैलकुलेशन। तो चलो, माइनस माइनस प्लस होता है, टाइम की वैल्यू निकाल लोगे आप। यस और नो, इतना तो पार्ट सभी का मैं समझता हूँ कंफर्मेशन में आ जाना चाहिए। अगर फिर भी ना आए तो मुझे बता देना। टाइम हो गया 2 सेकंड आएगा लमसम, ठीक है। तो इतनी वैल्यू हमारे सामने निकल कर आ गई। तो ये हमने अभी तक कितने क्वेश्चन किए, 6 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब 7th क्वेश्चन पर हम चलेंगे। बट इसमें ना एक करेक्शन है, क्योंकि टाइम नेगेटिव में तो आ नहीं सकता। तो यहां मैंने क्या किया था, इनिशियल वेलोसिटी पे टाइम 0 रहना चाहिए ना, ये मैं मॉडिफाई कर रहा हूं। तो 6.25 पे 0 रहेगा और ये t रहेगा। ऐसे यहां पर ये 0 रहेगा और ये t रहेगा, है ना। अब वैल्यू t - 0 होगी, तो टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, अब 2 सेकेंड आ जाएगा। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन a ball is thrown up vertically with velocity v0, it reaches a maximum height h if one wishes to triple the maximum। तो यहां पे देखो 2 केस दे रखे हैं। पहली बात तो इसको ग्राउंड मान लेंगे। अगर ग्राउंड से आप ऊपर कोई भी बॉल उछालते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी को u मान लेंगे, और जब वो कहीं टॉप पर पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं से रुकेगी, रुक के ही तो नीचे आएगी। इसका मतलब जहां पे वो रुकी है उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 दे दी जाती है। अब आप देखेंगे इस पूरे क्वेश्चन में कहीं टाइम की चर्चा नहीं की गई है। अगर टाइम नहीं दिया जाता तो इक्वेशन v² - u² 2as ये हम लगा सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखना, फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी u का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ, अभी ऊपर बॉल जा रही है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट है। अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट है तो g माइनस में लगेगा और हाइट h हो गई। इसका मतलब माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है और u² हमारा 2gh आ गया। ये एक जनरल कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन में उसने हाइट को 3 गुना बढ़ा दिया है, तो जो नई वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी 2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, बट h कांस्टेंट नहीं होगा। h इस बार 3 गुना बढ़ गया है ना। तो ये u डैश का स्क्वायर मान लेते हैं। अब इन दोनों का रेशो ले लो, आंसर आ गया। अगर आप इन दोनों का रेशो लेते हैं u² अपॉन में u डैश, तो 2gh अपॉन में 2g, 3 टाइम्स ऑफ h, h से h कट गया, 2g से 2g कट गया, 3 टाइम्स ऑफ u² इज u डैश का होल स्क्वायर। तो u डैश आ जाएगा आपके पास u टाइम्स ऑफ √3, और u को उन्होंने v0 माना है, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, v0 इंटू √3। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैं दोबारा बताता हूं, एक जनरल कंडीशन निकाल ली, उस जनरल कंडीशन में दोनों केस लगा दिए, दोनों केसों को डिवाइड कर दिया और आपके पास आंसर आ गया। तो आंसर आ गया v0 इंटू √3। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 वर्क डन वाले चैप्टर से पूछा गया है। तो मैं कैमरे को नीचे टिल्ट कर देता हूं ताकि सॉल्यूशन के लिए जगह मिले। हाँ, अब आपको फोर्स दे दिया गया है और फोर्स भी वेरिएबल पार्ट में है। देखो क्या लिखा है, 2 + x वेरिएबल पार्ट में है। एक्ट ऑन द प्रोजेक्टाइल
एक्स डायरेक्शन, हमें वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन ड्यू टू द वेरिएबल फोर्स ये लिया जाता है। तो अगर आप देखेंगे वर्क डन तो ये आ जाएगा एफ इंटू में डी एक्स। इनिशियल पॉइंट 1 मीटर, फाइनल पॉइंट 2 मीटर। तो यहाँ पे फोर्स की जगह क्या लिख देंगे 2 + x इंटू डी एक्स। ये तो आसान सा सवाल था, बस इसका इंटीग्रेशन करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आएगा 2x और यहाँ रहेगा x² अपॉन में 2, यहाँ आएगा 1 से 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे। 2 इंटू में 2, 2² अपॉन में 2, माइनस 2 इंटू में 1, फिर 1² अपॉन में 2, फिर आ जाएगा 4, ये 2 से 2 कटा, फिर आएगा 2 माइनस, फिर आएगा 2.5। तो 6 में से 2.5 माइनस करो तो कितना बचता है 3.5 जूल। ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नीचे का दिख रहा होगा आई होप सभी को। यस, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप पढ़ेंगे तो 2 वायर ए एंड बी ये लिखा हुआ है और दोनों वायर में 2 वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल। तो मटेरियल सेम का मतलब क्या होगा, देखो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सॉलिड का चैप्टर है और सॉलिड के चैप्टर में हमने याद किया था ना, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू प्लाई। घर की प्लाई होती है ना, जैसे बोर्ड है उसकी प्लाई है PL अपॉन AE। प्लाई से याद कर लेना PL अपॉन E। P क्या होता था लोड, लोड को हम क्या बोल सकते हैं फोर्स, तो इसको F भी लिख देता हूं। अब यहां पे देखना दो चीजें दे रखी हैं, सेम मटेरियल है, मतलब मटेरियल सेम है, मतलब यंग मॉडुलस सेम हो गया, मटेरियल प्रॉपर्टी होती है। उसकी लेंथ हमें दे रखी है L1 अपॉन L2 दे रखा है, तो हमें L1 अपॉन L2 दे रखा है 1/2। दूसरा डायमीटर दे रखा है, मतलब D1 अपॉन में D2 दे रखा है 2 अपॉन 1। तो इसको रेडियस भी लिख सकते हैं क्योंकि डायमीटर को 2R और 2R, 2 से 2 कट जाएगा, तो R1 अपॉन में R2 2 अपॉन 1 हो गया। अब यहां पर देखना गेट इक्वल इंक्रीमेंट, मतलब दोनों में इक्वल लेंथ की चेंज हो रहा है, मतलब डेल्टा एल भी कांस्टेंट हो गया। तो दोनों का डेल्टा एल कांस्टेंट है, मतलब हम इसको आजू बाजू में रख सकते हैं। F अपॉन L AE फर्स्ट केस के लिए इक्वल टू F इंटू में L अपॉन AE सेकेंड केस के लिए, ये होगा। जो जो सेम है वो काटते हैं। सेम क्या क्या है, हमें रेशो फोर्स का ही बताना है, मतलब F ऑफ 1 डिवाइडेड बाय F ऑफ B का बताना है। मटेरियल सेम है, काट दिया। लेंथ सेम है, नहीं है। एरिया सेम हो ही नहीं सकता, πr² लगेगा, रेडियस दे रखा है। तो यहां पर स्पेस की थोड़ी सी अड़चन है, तो मैं आगे लिख देता हूं कि यहां पर F1 इंटू में L1 अपॉन में एरिया होगा पाई ऑफ R1² इक्वल टू में F2 इंटू L2, यहां जाएगा पाई ऑफ R2²। इतना आने के बाद पाई से पाई कटेगा, उसके बाद F1 अपॉन F2 आपको निकालना था। तो आप देखेंगे L2 अपॉन में L1 और R1 अपॉन में R2 का स्क्वायर बनता हुआ नजर आएगा। यस और नो? लेट मी चेक स्क्रीन, दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रही है ना, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे लेते हैं कि F1 अपॉन में F2 L2 अपॉन में L1, तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 2 अपॉन 1 हो जाएगा। R1 अपॉन R2 याद आएगा 2 अपॉन 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ 2 इंटू में 4 हो जाएगा, ये 8 अपॉन 1 बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद आना 10th क्वेश्चन पर, है ना। ये हो गया, आप अपना पॉज करके दोबारा ये क्वेश्चन कर सकते हैं टाइम लेके। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखना, ये ग्राफ SHM के दे रखे हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि हमने एक्सट्रीम मीन पोजीशन को ओरिजिन माना जाता है। तो SHM से रिलेटेड ये पार्ट पूछा गया है। इसमें ग्राफ दे रखे हैं 4 और सही ग्राफ को टिक लगाना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ रहता है। ये होती है एक्सट्रीम पॉइंट और ये होता है मीन पॉइंट। अब यहां पर देखना, कभी भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ये ग्राफ बनता ही नहीं था, क्योंकि मीन पोजीशन पर एक ना एक चीज तो मैक्सिमम रहती है। यहां तो दोनों ही मिनिमम दिखा रखे हैं, क्योंकि ये बोल रहे हैं मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी भी 0, पोटेंशियल भी 0। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 रहती है बट काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होती। तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हमें ये दिख रहा है या ये दिख रहा है, वो देखना पड़ेगा। देखो पोटेंशियल एनर्जी ये लिखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ 0, मीन पोजीशन पे 0 रहता है, बिल्कुल ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ मीन पोजीशन पे मैक्सिमम रहता है। बाकी एक्सट्रीम पॉइंट ये है, एक्सट्रीम पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 रहती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहती है, इसलिए ऊंचे पॉइंटों पर है। तो मतलब ऑप्शन डी करेक्ट जाएगा, बाकी सारे ग्राफ गलत है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है
कि द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन, तो इसकी डेरिवेशन हम लोग वेव में कर चुके हैं जो कि होती है √T/μ। ये कौन सी वेलोसिटी है? ये वेलोसिटी है ट्रांसवर्स वेव के लिए, है ना, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। दो तरीके की वेव होती थी, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव भी होती थी। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो जिसमें लॉन्गिट्यूडनल पाइप आ जाता था, उससे रिलेटेड अगला न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्गिट्यूडनल पाइप हो या लॉन्गिट्यूडनल वेव हो तो हमारे पास ये पार्ट आता था गामा पी, प्रेशर अपॉन में रो मतलब डेंसिटी। ये होता है लॉन्गिट्यूडनल की वेलोसिटी और ये होती है ट्रांसवर्स की। यहाँ पे इसने ट्रांसवर्स लिखा हुआ है तो हम इसी फॉर्मूले को कंसिडर करेंगे। जो टी होता था वो टेंशन और म्यू का मतलब होता था कितना मास कितनी लेंथ पे आ रहा है, मास पर यूनिट लेंथ हमारा म्यू होता है। तो देखते हैं, तो इसने बोला है कि लीनियर मास डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि म्यू जो है वो मास डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है। क्या ये टेंशन पे डिपेंड करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा? नहीं। तो डी ऑप्शन में ए और बी दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, 11th क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले के बेसिस पर ही था। अब हम चलने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कैमरा फिक्स, क्वेश्चन नंबर 12 में ऑर्गन पाइप का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनता है ये। तो देखेंगे ऑर्गन पाइप क्या होता है, लेट्स सी। तो ऑर्गन पाइप में अभी भी मैंने जैसा कि आपको फॉर्मूला भी लिख के बताया, मैं दोबारा बताता हूं इसमें लिखा क्या हुआ है, कुछ डिजाइन भी हमें करना पड़ेगा खुद से। द ऑर्गन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, इसका मतलब दूसरे एंड पे वो खुला होगा। तो एक ऑर्गन पाइप ड्रॉ करते हैं, तो ऑर्गन पाइप ड्रॉ करेंगे तो क्या बनेगा, लेट्स सी, कि वो एक एंड पे खुला हुआ है और दूसरे एंड पे वो बंद है, तो ये वाला डायग्राम बनेगा। तो यहाँ क्लोज्ड है तो इसे बोलेंगे नोड, और यहाँ ओपन है इसे बोलेंगे एंटी नोड। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहां पर एक हो गया एंटी नोड और एक हो गया नोड, ये हो गया फर्स्ट। ऑर्गन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 512 हर्ट्ज। तो 512 हर्ट्ज उसकी क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो अब हम निकालते हैं इसकी लेंथ कितनी होगी। तो यहां से यहां तक इसकी लेंथ होती है λ/4, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, 4l। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, ये निकल कर आता है। अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे 4l, और वेलोसिटी को, ऑर्गन पाइप है, ऑर्गन पाइप है तो अभी भी मैंने बताया था ऊपर कि लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी होगी गामा रो अपॉन में, गामा प्रेशर अपॉन में रो डेंसिटी। तो ये होगी पहली फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट इक्वेशन, इसे नाम दे देना। अब आते हैं सेकंड पर, इसकी फ्रीक्वेंसी उसने 512 बोली हुई है, ये बाद में पुट कर देंगे। अब इसी में हम चलते हैं, थोड़ा सा और स्पेस लेंगे। अब इसी में चलते हैं सेकंड पार्ट पर। इफ द ट्यूब इज ओपन एट बोथ द एंड, अभी तो एक क्लोज कर रखा था, एक एंटी नोड पे ओपन था, अब बोल रहे दोनों को हमें क्या करना है, ओपन करना है। तो इसका डायग्राम मैं आपके सामने बना के दिखाऊंगा। इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनना चाहिए कि दोनों साइड ओपन तो तभी रहेगा, यहां क्लोज और फिर यहां ओपन, ये भी ओपन ये भी ओपन, एंटी नोड और नोड। अब आप देखना, ये हो गया λ/4 और फिर से ये हो गया λ/4, तो दोनों लेंथों को प्लस कर देंगे, λ/4 प्लस λ/4 कितना निकल कर आई लेंथ, λ/2, है ना। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा देंगे। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला किस प्रकार यहाँ पे लग सकता है, लेट्स सी। तो ये तो हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन f' इक्वल टू 1 में ये लैम्डा जो है वो 2l हो जाएगा, तो 1 में 2l, ये भी गामा इंटू प्रेशर अपॉन में रो, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब आप इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और आंसर आपके सामने आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑर्गन पाइप का, तो थोड़ा सा मैं स्पेस ले लेता हूं। हाँ, यहां पे करेंगे इसे। तो पहली फ्रीक्वेंसी अपॉन में f', पहली फ्रीक्वेंसी आई 1 में 4l गामा टाइम्स ऑफ प्रेशर अपॉन में रो, अपॉन में 1 में 2l गामा टाइम्स ऑफ प्रेशर अपॉन में रो, ये पूरा पार्ट कटेगा, l से l कटेगा, 2 2 4 होता है, तो आप देखेंगे 2f इज इक्वल टू f' आ रहा होगा। फ्रीक्वेंसी हमें पुरानी वाली 512 दे रखी है, तो आपके पास ये डबल होके 1024 हर्ट्ज निकल कर आंसर आ गया। ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, मैंने थोड़ा फास्ट क्वेश्चन कराए हैं ताकि आपका सबसे कम समय लगे और जल्दी से जल्दी ये सॉल्यूशन बने। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट लगता है तो वो मुझे इन्फॉर्म कर सकता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा इन्हें और डेप्थ में ले जाने की।
So now question number 13, air quickly leaking out of balloon become cooler. Reason, the leaking of air undergo adiabatic expansion. तो मैं आपको बता दूं, यह assertion भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, तो ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक जाएगा। क्यों जाएगा उसके बारे में समझते हैं कि जो भी एक बलून है उसमें एयर भरी हुई है, अब अगर उसमें से लीकेज हो रही है एयर की, तो जब एयर के पार्टिकल ज़्यादा होंगे या अंदर गैस के पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो इनमें रैंडमनेस भी बढ़ गई होगी, आपस में एक दूसरे से टक्कर लगाएंगे, इंटरनल एनर्जी जिसको बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा टकराव होगा उतनी ज़्यादा इंटरनल एनर्जी रहेगी। अगर यहाँ पे हम ये हटा देते हैं, इसमें से गैस बाहर निकल रही है, एयर बाहर निकल रही है, तो उतने ही मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे, तो इंटरनल एनर्जी जो है वो घट जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी घटने के कारण बलून जो है वो कूल हो जाएगा। और इस प्रोसेस को एडियाबैटिक, लीकिंग ऑफ एयर अंडर को एडियाबैटिक क्यों बोल रहे हैं? एडियाबैटिक हमारे लिए क्या होता था? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0, मतलब कोई भी हीट में चेंज नहीं आना चाहिए, है ना, नो चेंज इन हीट हम इसमें बोलते थे। तो अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं काम, तो टेम्परेचर में तो इंटरनल एनर्जी का रिस्पॉन्स आता था, क्योंकि इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू एन सी वी डी टी होती थी ना। तो जो भी टेम्परेचर में चेंज आ रहा है उसके कारण ये बॉडी कूल हो रही है ना, लेकिन कोई चेंज हीट में नहीं आया, उनकी इंटरनल एनर्जी कम हुई, घट रही है, बढ़ रही है, वो बात अलग है, लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है ये हमारा एडियाबैटिक कहलाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ए और आर ये सही माना जाता है। इसमें अगर और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में लेना तो फर्स्ट लॉ लगा सकते हैं हम लोग, जितनी भी हीट है वो डेल यू प्लस में वर्क डन में तब्दील हो जाती है। फ्लोट कंडीशन इसको बोला जाता है ना, इंजीनियरिंग में जाएंगे, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स में से फ्लोट कंडीशन बोला जाता है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे बात करता हूँ, अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाता है। इसका मतलब सारा का सारा वर्क डन सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में तब्दील हो जाएगा। ये पढ़ते थे ना, उसके अकॉर्डिंग ये पार्ट हमारा बनाया गया है। अगला आता है असर्शन। द अर्थ विदाउट इट्स एटमोस्फेयर वुड बी इनहॉस्पिटेबली कोल्ड। इनहॉस्पिटेबली कोल्ड मतलब वो रहने लायक ना हो। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब कभी भी अर्थ पर से सूरज की रोशनी हट जाएगी, अगर ये धरती है और यहाँ से सूरज की रोशनी रोज आ रही है इधर, अगर रोशनी पड़ना बंद हो जाए तो 24 घंटे से ज़्यादा कोई भी लाइफ यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी, सब मर जाएंगे। तो जो सूरज सनलाइट आ रही है वो एक तरीके का रेडिएशन ही तो है ना। तो बात तो इसने असर्शन ठीक बोला है, असर्शन ठीक है। दूसरा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, रीजन में बोला है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता था? अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकैप कराऊं तो ये ग्राफ जाते थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, 3 शिवलिंग की तरह बनेंगे, ये T1, ये T2 और ये T3, ये लैम्डा m, ये लैम्डा m2, ये m1 और ये m3। तो लैम्डा घट रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ होता था। लेकिन जो वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होता था इसको b मान लेते थे और टाइम पीरियड नीचे रहता था। इसका मतलब ये होता था कि सिर्फ हमने एक ही वेवलेंथ को पकड़ा और उस एक वेवलेंथ पर ही हम काम कर रहे हैं, तभी तो एमिशन स्पेक्ट्रल का पार्ट होता था। अगर आप टॉपिक में जाएं तो इसे हम एमिशन में लेते थे, थर्मल में, थर्मल वाले चैप्टर का आखिरी टॉपिक होता था। स्पेक्ट्रल एमिशन नाम का टॉपिक आता था जिसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता था, फिर किरचॉफ का टॉपिक आता था, किरचॉफ लॉ होता था आखिरी टॉपिक। तो लेकिन ये सिर्फ एक ही वेवलेंथ पे काम करता है। हो सकता है कि यहाँ पे देखो बहुत सारी वेवलेंथ आ रही है, तो सिर्फ एक वेवलेंथ पे काम कर सकता है, मतलब ये काम कर सकता है, लेकिन ये पूरी तरीके से हम बोले कि सारी रेडिएशन के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा नहीं बोल सकते। तो कहने का मतलब है असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन ये पूरा करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का हो ऐसा कहना उचित नहीं होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी लगाना ज्यादा ठीक रहेगा। 15 पे आते, टॉर्क ऑन अ बॉडी कैन बी 0 इवन इफ देयर इज अ नेट फोर्स ऑन इट। हो सकता है, एग्जांपल देता हूं कि मान लो कि ये हमारे पास एक रॉड है, इस पर आप ऐसा फोर्स लगा दो तो ये लीनियरली मूव कर जाएगा आगे, है ना, ट्रांसलेशन मोशन हो जाएगा। लेकिन ये रॉड घूम नहीं रही है, घूमेगी तो टॉर्क होगा। तो इसने बोला ऐसी कोई स्थिति हो सकती है क्या जब टॉर्क 0 हो जाए लेकिन फोर्स 0 ना हो? तो हम बोलेंगे बिल्कुल हो सकती है। तो यहां पर ये ए हो सकता है। दूसरा, टॉर्क एंड फोर्स ऑन अ बॉडी आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। बिल्कुल गलत बात बोली है इसने। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ 90 डिग्री बनाता है फोर्स, ना कि टॉर्क के साथ। तो ये रीजन गलत है, असर्शन सही है। तो असर्शन राइट, रीजन गलत। अब चलते हैं हम अपने आखिरी असर्शन रीजन के क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16।
So now question number 16. If the earth were a hollow sphere, then gravitational field intensity at any point inside the earth would be. अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर ये होलो स्फीयर है मतलब अंदर खाली है तो इसका सारा मास बाहर आ जाएगा और हमारे पास ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी मास के प्रोपोर्शनल होती है ना, मास की वजह से ही तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लगती है। तो नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इनसाइड द स्फीयर इज 0, तो अंदर इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? पहली बात, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम ई से डिनोट करते हैं तो हम कहेंगे कि अंदर तो मास ही नहीं है, मास तो सारा बाहर बाहर इकट्ठा हो रखा है, अंदर तो होलो बोला है, तो मास की वजह से ही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लगती है। तो अंदर जब मास ही नहीं होगा तो फिर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे होगी? 0। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो ऊपर का भी सही है, नीचे का भी सही है, तो यहाँ रहेगा ऑप्शन ए। रीजन भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है, रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो आई होप ये सारे एमसीक्यू खत्म होते हैं हमारे, और असर्शन रीजन भी मैंने आपको करा दिए हैं। अब हम चलेंगे इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, वो मैं एक नेक्स्ट पार्ट में पूरा सब्जेक्टिव पेपर लूंगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।